हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आ गया हूँ। तो आपने बोला था कि सर हमें पार्ट 2 के चैप्टर 8, 9, 10 ये चैप्टर्स के एमसीक्यू हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो पहले मैं चैप्टर 10 के एमसीक्यू लेके आ गया हूँ, बाद में मैं चैप्टर 9, चैप्टर 8 के एमसीक्यू भी लेके आऊँगा। तो तब तक आप चैप्टर 10 के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए और मैं चैप्टर 9 के और 8 के एमसीक्यू आपके लिए रेडी करता हूँ। ओके। और एक और बात, अभी तक आपने चैप्टर 1 to 5 के ये वीडियो हमने बनाए हुए हैं, जो आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ओके। तो चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन डैश। तो बच्चों यहाँ पे हमको दो वेव्स के बारे में बताना है कि ये दोनों वेव्स में से किसमें इंटरफेरेंस होगा। लाइट वेव्स में इंटरफेरेंस होगा, या फिर साउंड वेव में इंटरफेरेंस होगा, या फिर लाइट एंड साउंड दोनों में इंटरफेरेंस होगा, या फिर लाइट एंड साउंड दोनों में इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको दो वेव्स के बारे में पूछा है। पहला है लाइट वेव्स और दूसरा है साउंड वेव्स। यहाँ पे हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस तो होता है, तो लाइट वेव्स में तो इंटरफेरेंस होगा, लेकिन साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस होगा कि नहीं, तो इसके लिए हमने 11th में चैप्टर 15 वेव्स, तो हमने वेव्स के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है बीट्स। तो ये बीट्स क्या है? तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ये जो पैटर्न है ये बीट का पैटर्न है, ये बीट है। तो ये बीट कैसे बनता है? तो यहाँ पे दो वेव है, वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2। तो ये दो वेव का जब इंटरफेरेंस होगा तब हमें ये बीट का पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस होगा, तभी हमको ऐसा पैटर्न मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Wave optics is based on the assumption that light travels in the form of dash. सो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स में हमने माना है कि जो लाइट है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, वेव्स। हाइगेंस वेव थियरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन डैश। तो बच्चों यहाँ पे हाइगेंस वेव थियरी से हम इनमें से किस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये तीन फिनोमिना को हम हाइगेंस वेव थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम हाइगेंस वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने के लिए हमको लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइगेंस वेव थियरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ कि लाइट को जब हम वेव नेचर कंसीडर करते हैं तब इनमें से किस फिनोमिना को हम प्रूव कर सकते हैं, और लाइट का जब हम पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं तो इनमें से किस फिनोमिना को प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तब हम रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। वैसे ही जब हम लाइट को पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल नेचर से हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल आप याद रखना, इनमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके। हाइगेंस वेव थियरी अलाउस अस टू नो डैश। तो बच्चों हाइगेंस वेव थियरी से हम क्या जान सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइगेंस वेव थियरी से ये जो न्यू वेव फ्रंट्स बनते हैं
ये न्यू वेव फ्रंट कैसे बनते हैं और ये वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन कैसे होता है, वे हम हाइगेंस वेव थियरी से जान सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट। विच नेचर ऑफ द वेव फ्रंट इज एसोसिएटेड विथ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये जो है ये वेव फ्रंट है। हमने थियरी में पढ़ा है कि जो लाइट है, लाइट रे, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होता है। तो हम ये लाइंस को लाइट रे कंसीडर करते हैं, तो ये जो प्लेन बनते हैं इसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो लाइट रे पैरेलल है तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो परपेंडिकुलर टू लाइट रे बनेगा, मतलब कि प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्लेन। वी शिफ्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एयर टू क्लीन वाटर, इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट फ्रिंज पैटर्न विल डैश। तो बच्चों यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम एयर में से वाटर में रखते हैं, इस पूरे सेटअप को एयर में से वाटर में रखते हैं। तो फ्रिंज पैटर्न का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन मालूम होना चाहिए। जो फ्रिंज विड्थ होती है वो है फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब हम इस पूरे सिस्टम को एयर में से वाटर में रखते हैं, एयर टू वाटर रखते हैं, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ वो चेंज हो जाएगी। तो लैम्बडा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लैम्बडा की वैल्यू चेंज हो जाने के कारण जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो भी चेंज हो जाएगी। तो हमें न्यू फ्रिंज विड्थ मिलेगी, न्यू फ्रिंज विड्थ, न्यू फ्रिंज विड्थ बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्बडा डैश कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और यहाँ पे जो लैम्बडा डैश है, जो न्यू वेवलेंथ है, वो हो जाएगी लैम्बडा डिवाइड बाई एन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और यहाँ पे लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है बीटा। तो यहाँ पे हम रखते हैं बीटा अपॉन एन। तो न्यू फ्रिंज विड्थ हमें मिलेगी बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा अपॉन एन। और हमें पता है कि जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो जो बीटा डैश है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा कि द फ्रिंज पैटर्न विल श्रिंक। तो यहाँ पे बीटा डैश कम होगा, मतलब कि जो पैटर्न है फ्रिंज पैटर्न वो श्रिंक हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In young double slit experiment, a minimum is obtained when the phase difference of superimposing waves is dash, where n equals to 0, 1, 2, 3, so on. तो बच्चों यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव्स का सुपर पोजिशन होता है। सुपर इम्पोजिंग वेव्स मतलब वेव्स का सुपर पोजिशन होता है, तो हमें मिनिमम मिलता है। तो वो वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा उसकी कंडीशन हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम मिलता है। मिनिमम का मतलब यह हुआ कि वहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलती है और हमें डार्क फ्रिंज में फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है वो बतानी है। तो डार्क फ्रिंज में हमें फेज डिफरेंस की कंडीशन पता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू n प्लस 1 पाई, where n equals to 0, 1, 2, 3, so on. तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों यहाँ पे हम इस फेज डिफरेंस को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
सो इसको हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस टू एन माइनस वन इंटू पाई, वेर एन की वैल्यू यहां पे 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 सो ऑन। तो बच्चों जब हम फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई लेते हैं तब यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3। और जब हम फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई लेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर सही है। For sustained interference of light, the necessary condition is that two sources should dash. तो बच्चों हमें सस्टेन इंटरफेरेंस बनाना है, तो ये दो सोर्सेस के बीच कंडीशन क्या होनी चाहिए। सो बच्चों सस्टेन इंटरफेरेंस बनाने के लिए हमारे पास ये दो जो सोर्सेस है वो कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए और कोहेरेंट सोर्सेस में ये जो दो सोर्सेस है उसके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे टू सोर्सेस शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तभी ये कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। और कोहेरेंट सोर्सेस में ही हमें सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलती है, इन कोहेरेंट सोर्सेस में हमें सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं मिलती। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। Which of the following phenomena is not common to sound and light waves? तो बच्चों इनमें से कौन सी फिनोमिना है जो साउंड और लाइट वेव्स में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों जो इंटरफेरेंस है वो साउंड में होता है और लाइट में भी होता है। यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन है वो साउंड में होता है और लाइट में भी होता है, लेकिन जो पोलराइजेशन है वो ओनली लाइट में होता है, साउंड में पोलराइजेशन कभी नहीं होता। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन है ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, पोलराइजेशन। व्हाट चेंजेस ऑन पोलराइजेशन ऑफ लाइट? तो बच्चों लाइट का जब पोलराइजेशन होता है तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है। तो बच्चों जब लाइट का पोलराइजेशन होता है तब इंटेंसिटी चेंज होती है, और हमने मालूस लॉ में पढ़ा है, मालूस लॉ में पढ़ा है I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे इंटेंसिटी चेंज होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंटेंसिटी। लैम्बडा ए एंड लैम्बडा एम आर द वेवलेंथ of a beam of light in air and medium respectively. If theta is the polarizing angle, the correct relation between lambda a, lambda m and theta is dash. तो बच्चों यहाँ पे जो लैम्बडा ए है वो है वेवलेंथ इन एयर है, और जो लैम्बडा एम है वो है वेवलेंथ इन मीडियम, और जो थीटा है वो है पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग। और हमें फाइंड करना है लैम्बडा ए, लैम्बडा एम और थीटा के बीच का रिलेशन। तो इसके लिए हम ब्रूस्टर्स लॉ यूज करेंगे। ब्रूस्टर्स लॉ, n इक्वल्स टू 10 IP। यहां पे जो n है इसको हम लिख सकते हैं C/V, और IP है पोलराइजिंग एंगल जो हमें दिया हुआ है थीटा। यहां पे हम C की जगह लिखते हैं लैम्बडा A इंटू एफ। यहां लैम्बडा A है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, डिवाइड बाय यहां पे V है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा M इंटू एफ इक्वल्स 10 थीटा। यहाँ पे एफ एफ कट हो जाएगा, तो हम लैम्बडा एम को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें मिलेगा लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा ए अपॉन 10 थीटा, और यहाँ पे 10 थीटा ऊपर जाएगा, सो हमें मिलेगा लैम्बडा ए कॉट थीटा। तो हमारा आंसर आया लैम्बडा एम इक्वल्स टू लैम्बडा ए कॉट थीटा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
व्हेन द लाइट सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर डैश। तो बच्चों जब लाइट सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रही होती है तब लाइट की स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन लाइट की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि लाइट सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस। अगर हमको ऐसा दिया होता कि व्हेन द लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तब जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती और उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती। तो यहां पे आंसर आता वेवलेंथ इंक्रीजेस। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो बच्चों यहाँ पे हमको दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे कॉलम 1 में से कॉलम 2 में कौन सा स्टेटमेंट मैच हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है लॉ ऑफ मालूस। तो ये हमें पता है कि लॉ ऑफ मालूस है I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। सेकेंड है ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ है म्यू इक्वल्स टू 10 IP। तो यहाँ पे मैच होगा R से। थर्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैच होगा इससे। यहाँ पे जो C है वो क्रिटिकल एंगल है और म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैच होगा S से। और लास्ट है ब्लू शिफ्ट। एक ही बचा है और एक ही ऑप्शन है, तो ब्लू शिफ्ट में होगा स्टार मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्लू शिफ्ट का मैच होगा P से। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1Q 2R 3S 4P। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ पोलराइजर इज यूज्ड टू डैश। तो बच्चों पोलराइजर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनपोलराइज लाइट टू पोलराइज लाइट। मतलब पोलराइजर की मदद से हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। When unpolarized light beam is incident from air into glass at the polarizing angle। तो बच्चों जब अनपोलराइज लाइट पोलराइज एंगल पर इंसिडेंट होती है तब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो हमें 100% पोलराइज मिलती है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी होती है? 100% पोलराइज। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज 100%। हाँ, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन हमें 100% पोलराइज लाइट मिलती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली डैश। तो बच्चों यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज है। और यहाँ हमें बताना है कि लार्ज डिस्टेंस पे वेव फ्रंट कैसा होगा। तो हमें पता है कि सन में से जो रेडिएशन अर्थ पर आएगी, जो वेव्स अर्थ पर आएगी वो पैरेलल रेस आएगी। और पैरेलल रेस का जो वेव फ्रंट होता है वो होता है प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा हमने पढ़ा है कि जो रेस पैरेलल होगी, यहाँ पे रेस पैरेलल है, तो पैरेलल रेस का जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्लेन। The phenomenon of polarization of electromagnetic waves proves that the electromagnetic waves are dash। So बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोलराइजेशन है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में क्या बताता है? तो बच्चों जो पोलराइजेशन है वो ओनली ट्रांसवर्स वेव का होता है। ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल जो वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोलराइजेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। तो यहाँ पे
The electromagnetic waves are transverse wave. So option D is the correct answer. The electromagnetic theory of light failed to explain dash. तो बच्चों लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है उससे हम क्या एक्सप्लेन करने में फेल होते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में हम लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं और वेव नेचर से हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये तीन फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हम लाइट का जो पार्टिकल नेचर कंसीडर करेंगे तभी हम इसको प्रूव कर सकेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। In case of diffraction pattern due to single slit, angular width of central maximum can be increased by dash. तो बच्चों जो angular width of central maximum है, angular width of central maximum, इसका फॉर्मूला है 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल a। और यहाँ पे जो लैम्बडा है वो वेवलेंथ है और a है वो है स्लिट विड्थ। तो हमें एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज करना है तो हमें लैम्बडा को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब हम लैम्बडा को इंक्रीज करेंगे तब ये एंगुलर विड्थ इंक्रीज होगी और हम स्लिट विड्थ को डिक्रीज करेंगे तो भी हम एंगुलर विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वेवलेंथ को इंक्रीज करें या फिर स्लिट विड्थ को डिक्रीज करें। ये दोनों ऑप्शन में हम एंगुलर विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, तो ये गलत है। इंक्रीजिंग द स्लिट विड्थ, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो यहाँ पे इस पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। और डिक्रीजिंग द स्लिट विड्थ, तो ये आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीजिंग द स्लिट विड्थ। जब हम स्लिट विड्थ डिक्रीज करेंगे तब एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव अपीयर्स टू चेंज बिकॉज ऑफ। सो बच्चों ये हमने थियरी में पढ़ा है कि जब लाइट का सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है तब लाइट की फ्रीक्वेंसी कम एक्सपीरियंस होती है और जब लाइट का सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा होता है तब लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। तो ये फिनोमिना हमने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉपलर्स इफेक्ट। विच डज नॉट शो पोलराइजेशन। तो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका पोलराइजेशन कभी नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस डज नॉट शो एनी पोलराइजेशन। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश। तो बच्चों जो एंगुलर विड्थ है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला है 2 थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल ए। तो यहाँ पे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, विड्थ ऑफ स्लिट पे भी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है या नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे c इक्वल्स टू लैम्बडा एफ है हमारे पास और लैम्बडा की जगह हम यहाँ पे c बाई एफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2c अपॉन ए एफ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड दी सोर्स यानी कि कैपिटल D, तो इस पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स in Young's experiment is 0.2 mm
If the wavelength of light used is 5000 angstrom, the angular position of third bright fringe from the central bright fringe is dash radian. तो बच्चों यहाँ पे हमको डेटा गिवन है, एक तो हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब हमें स्मॉल डी गिवन है 0.2 mm, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पे हमको वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, जो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻7 मीटर। और यहाँ पे हमको फाइंड करना है एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 3 और हमें फाइंड करना है एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी कि थीटा। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। यहाँ पे n की वैल्यू है 3, लैम्बडा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻7 और जो d है उसकी वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻3। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻³ और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0075 रेडियन। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In Young's experiment, the distance between two slits is 0.4 centimeter and the distance of screen from the slit is 100 centimeter. If the wavelength of light used is 5000 angstrom, the distance of fourth dark fringe from the central bright fringe is dash. तो बच्चों यहाँ पे हमको डेटा गिवन है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स जो कि है स्मॉल d 0.4 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻² मीटर। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट है कैपिटल D 100 सेंटीमीटर, जो होता है 1 मीटर। लाइट की वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में होती है 10⁻10 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻7 मीटर। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो हमें x4 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, जो होता है xn इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d। यहाँ पे हम डेटा की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि n की वैल्यू 0 होती है तब हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलती है, n की वैल्यू 1 होती है तब हमें सेकेंड डार्क फ्रिंज मिलती है, n की वैल्यू 2 होती है तब थर्ड डार्क फ्रिंज मिलती है और n की वैल्यू 3 होती है तब हमें फोर्थ डार्क फ्रिंज मिलती है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज फाइंड करना है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1, लैम्बडा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻7 और d की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉल d की वैल्यू है 0.4 टू 10⁻²। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x4 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.375 इंटू 10⁻4 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4.375 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे
correct answer is the option A. The distance between two slits in Young's experiment is 0.1 mm and the distance of screen from the slits is 100 centimeter. If the wavelength of light is 5000 angstrom, the width of fringe is dash. तो बच्चों यहाँ हमें डेटा गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट है स्मॉल d इक्वल्स टू 0.1 mm. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ मीटर. डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 100 सेंटीमीटर. तो कैपिटल D है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. लाइट की वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम. तो 5000 टू 10⁻⁻10 मीटर जो होता है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. और हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ फ्रिंज, यानी हमें फाइंड करना है बीटा. तो विड्थ ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला है विड्थ ऑफ फ्रिंज बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. लैम्बडा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल D है 1, स्मॉल d की वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻⁻. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 mm. तो यहां पे ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. In Young's experiment, the distance between two slits is half and the distance between screen and the slit is double. The width of fringe dash. तो बच्चों जो width of fringe है, width of fringe का फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो बच्चों यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट को हाफ कर रहे हैं. तो यहाँ पे d डैश की वैल्यू जो है तो हम हाफ कर रहे हैं एंड जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट है उसको हम डबल कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो d डैश की वैल्यू है तो हम 2d कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमको न्यू विड्थ ऑफ फ्रिंज कितनी मिलेगी? तो न्यू विड्थ ऑफ फ्रिंज, न्यू विड्थ ऑफ फ्रिंज बीटा डैश इक्वल्स टू लैम्बडा d डैश अपॉन स्मॉल d डैश. यहाँ d डैश की जो वैल्यू है वो 2d है और जो स्मॉल d डैश की वैल्यू है वो है d/2. तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा सो हमें मिलेगा 4 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. और लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है बीटा. तो यहाँ पे हमें मिलेगा बीटा डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स बीटा. मतलब कि जो न्यू विड्थ ऑफ फ्रिंज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी. तो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायोलेट लाइट देन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस डैश. तो बच्चों यहाँ पे जब हम रेड लाइट की जगह पे वायोलेट लाइट यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की विड्थ का क्या होगा वो हमें बताना है. सो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमें पता है, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. सो यहाँ पे जो बीटा है फ्रिंज विड्थ उसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन होगा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. और यहाँ पे हम रेड लाइट की जगह वायोलेट लाइट यूज करते हैं और हमें पता है कि जो वायोलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ रेड लाइट से कम है. तो लैम्बडा v इज लेस देन लैम्बडा r. सो बच्चों यहाँ पे जब हम वायोलेट लाइट यूज करते हैं तो उसमें मिलने वाली जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ रेड लाइट में मिलने वाली फ्रिंज विड्थ से थोड़ी कम होगी. तो यहाँ पे बीटा v इज लेस देन बीटा r होगा. तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ कम होगी. तो यहाँ पे आंसर आएगा कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी. So option D is the correct answer. The fringe width will decrease. In front of a diffraction by single slit, the width of slit is 0.01 centimeter. If the wavelength of light incident normally
on the slit is 6000 angstrom. The angular distance of second maximum from the midline of central maximum is dash radian. So बच्चों यहाँ पे हमको डेटा गिवन है विड्थ ऑफ स्लीट जो होती है स्मॉल a इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻² मीटर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁴ मीटर. यहाँ पे लाइट की वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻10 मीटर इक्वल्स टू 6 × 10⁻7 मीटर. हमें फाइंड करना है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमम फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू. तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे एंगुलर पोजीशन और मैक्सिमा. एंगुलर पोजीशन और मैक्सिमा. तो इसका इक्वेशन होगा थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्बडा अपॉन 2 स्मॉल a. और यहां पे हम डेटा की वैल्यू रखेंगे. सो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन में इन डिफ्रैक्शन जब n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तब हमें फर्स्ट मैक्सिमम मिलता है, और n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तब हमें सेकेंड मैक्सिमम मिलता है. सो यहां पे हम n की वैल्यू 2 लेंगे, तो यहां पे हमें मिलेगा 2 × 2 + 1 लैम्बडा की वैल्यू है 6 × 10⁻7 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 1 × 10⁻4 यानी 10⁻4. यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 × 10⁻7 डिवाइड बाय 2 × 10⁻4. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 15 × 10⁻³ रेडियन. तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 0.015 रेडियन. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर of telescope when lights of wavelengths 4000 angstrom and 5000 angstrom are used is dash. तो बच्चों यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्बडा 2 की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम. और यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसका इक्वेशन है रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू D अपॉन 1.22 लैम्बडा. तो यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर है उसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन है RP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो यहाँ पे हम रेशियो लेंगे, तो RP 1 डिवाइड बाय RP 2 इक्वल्स टू लैम्बडा 2 डिवाइड बाय लैम्बडा 1. तो लैम्बडा 2 की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 5/4. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द डायमीटर ऑफ द लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज 1.22 मीटर. द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम. द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डैश. तो बच्चों यहाँ पे डेटा गिवन है डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप कैपिटल D है 1.22 मीटर. लाइट की वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्बडा इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻10 मीटर. इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻7 मीटर. और हमें फाइंड करना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसका इक्वेशन है
RP रिजॉल्विंग पावर इक्वल्स टू कैपिटल D डिवाइड बाय 1.22 लैम्बडा। यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं 1.22 डिवाइड बाय 1.22 इंटू लैम्बडा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे 1.22 कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/5 मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁷। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁶। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 2 इंटू 10⁻⁶। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।